बच्चों, वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग हमारा पर्यावरण भाग 7 का 8वां पाठ पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उत्तरकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो चलो शुरू करते हैं पाठ। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी, जहां उसके चाचा ने प्राकृतिक संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया। दूरस्थ भूस्थला एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। यह चित्र दर्शाता है कि हमारे विश्व में कैसे अलग अलग भागों में अलग अलग लोग रहते हैं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से है, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म वर्षा वनों से है। वे मुझसे कितने अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकता हमारे समान ही है, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं तो फिर कभी समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अध्ययन 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। क्या आप जानते हैं, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन राजस्य के अमेज़न नामक महिला योद्धा के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें, जो कि चित्र 8.2 है। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य से भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुँचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, ब्रोविलिया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इन बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमि रेखा गुजरती है? शब्दावली। सहायक नदियाँ। यह छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी से मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है, वहाँ उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है।
अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब है जलवायु। जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग सामान्य रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अब है वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं में छत से बन जाती है, जिसका कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल ही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया से बढ़ने की क्षमता हो। परजीवों पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमियाल पैदा होते हैं। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित्व वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से विभिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टेपिड भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है। मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिनान्य मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अजमेर नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। क्या आप जानते हैं ब्रोमीलाइट एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पैकेट का उपयोग अंडा लेने के लिए करते हैं। वर्षावन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वो मुख्यतः टेपियोका अन्यथा एवं शंकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलन अनिश्चित होता है। ऐसे में महिला ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पदार्थ का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसके कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होते हैं। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकली फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्तों के आकार वाले छप्पड़ के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहा जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत 3 ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के कुछ लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनाने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों एवं हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां
के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधताएं वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त हो जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव होता है, जैसे कि आप चित्र 8.6 में देख पा रहे हैं कि कैसे पेड़ों की कटाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने के से व्यापक प्रभाव होते हैं। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन बंजर भूमि में बदल जाती है। क्या आप जानते हैं, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जा सकती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पूर्ण उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। बच्चों, if you have any doubt related to this video, please comment in comment box. Thank you.